Hello students, today we will start our new chapter that one is friction. फ्रिक्शन से पहले भी बेटा आपने ये वर्ड सुना होगा क्योंकि हमने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा था। फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर। तो वहीं से हमारा फ्रिक्शन का टॉपिक आता है। एक बार इंट्रोडक्शन देखो, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। आपने देखा था कि फ्रिक्शन दो सरफेस के अंदर अप्लाई होता है क्योंकि तभी तो कॉन्टैक्ट हो रहा है। और मैंने एग्जांपल दिया था उसमें कि कोई बॉल को अगर हम किक करते हैं तो वो बॉल अपने आप कुछ टाइम बाद रेस्ट पे आ जाती है। तो वो क्यों आती है, और वहाँ पे रीज़न था आपका फ्रिक्शनल फोर्स का। तो वहीं से हमारा फ्रिक्शन स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम व्हीकल यूज़ करते हैं, चलाते हैं, तो अगर हम उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। व्हीकल में आप एग्जांपल ले लो, जैसे साइकिल को आप रोकने के लिए क्या यूज़ करते हो, आपके फ्रंट के ब्रेक्स को यूज़ करते हो। तो आपको कोई भी चीज़ को जो मूविंग कंडीशन में है उसको स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, ब्रेक लगाना पड़ रहा है। डैट मीन्स फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ये हम क्यों लगाते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट अभी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 12.1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी दिखाई गई है। ये पहले बोल रहे हैं कि जो बुक की पहले स्टेट थी ये थी। ये देखो हैंड पे ये कुछ इस तरह से इनका फोल्ड हैंड है। डैट मीन्स ये प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे इन्होंने इसको फोर्स लगाया तो ये बुक थोड़ी सी आगे तक गई और रेस्ट पे आ गई। फिर यहाँ पे बी कंडीशन में भी कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है। इन्होंने अपोजिट साइड से भी इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये कुछ टाइम बाद, फ्यू सेकंड्स के बाद बुक स्लिप होके रेस्ट पे आ गई। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, आपका फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ पे अप्लाई होता है, आपके बुक के सरफेस और टेबल के सरफेस के बीच में, जो ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहे हैं, तो ये आपका फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से ही कोई चीज़ क्या होती है, मूव करते करते रेस्ट पे आ जाती है। बेस्ट एग्जांपल है बॉल। आपने देखो बॉल सबसे पहले रेस्ट पे थी, आपने उसको किक किया ज़ोर से, वो मूविंग पे चली गई। लेकिन देखो मूविंग स्टेट पे आपने किक किया, आपने फोर्स लगाया, आपने मस्कुलर फोर्स लगाया, लेकिन फिर वो कुछ टाइम बाद बिना फोर्स लगाए स्टॉप कैसे हो गई। तो वहाँ पे आता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। वहाँ पे आता है कि ये फ्रिक्शन की वजह से आपकी बॉल रेस्ट पे हो गई। फर्दर देखो पढ़ते हैं, आगे ये बोला गया है कि क्या जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो सरफेस कोई भी बुक एंड जो टेबल के बीच में एक्ट हुआ, क्या ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आपका सरफेस जो बुक का सरफेस है, टेबल का सरफेस है, स्मूथ है, तो कुछ बुक दूर तक जाएगी या इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो यस, इसका आंसर यस आएगा कि जो फ्रिक्शन है उस पे फैक्टर अफेक्टिंग में ये वाला टॉपिक ज़रूर आएगा कि जो आपका सरफेस होता है जहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है वहाँ पे क्या होगा, सरफेस की स्मूथनेस की वजह से हमारी चीज़ों की स्पीड कम या ज़्यादा होगी। इसके लिए इन्होंने एक्टिविटी की हुई है 12.2। यहाँ पे देखो एक्टिविटी 12.2 में ये क्या कर रहे हैं, एक ब्रिक ली हुई है, ईंट ली हुई है, ईंट को थ्रेड की हेल्प से स्प्रिंग बैलेंस से बांधा हुआ है और ये इसको स्लाइटली खींच रहे हैं। फिर ये जो देखो स्प्रिंग बैलेंस में इन्होंने मेजरमेंट देखी। मान लो ये आपको फोर्स बता रहे हैं कि आपने कितना फोर्स लगाया, थोड़ा जूम कर रही हूँ मैं। मान लो आपने 60 ग्राम फोर्स लगाया तो आपकी ईंट क्या हो गई, थोड़ी सी आगे चली गई। फिर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, लेकिन अगर आप इस ब्रिक के ऊपर क्या यूज़ करो, इसको रैप कर दो, किसी भी पॉलीथीन से रैप करके देखो। पॉलीथीन से रैप करोगे तो आपकी जो ब्रिक है वो इजीली टेबल से क्या हो जाएगी, स्लिप होती रहेगी और उसमें मान लो 60 के प्लेस पे क्या आएगा, आपका 40 ग्राम आ जाएगा। और अगर आप पॉलीथीन की जगह पे अगर ब्रिक के ऊपर कोई भी न्यूज़पेपर यूज़ करते हो तो न्यूज़पेपर से बेटा ब्रिक के कंपैरिजन में तो वो जल्दी स्लाइड होगी, बट एज अ पॉलीथीन वो थोड़ी लेट होगी। डैट मीन्स यहाँ पे हम ब्रिक के ऊपर अलग अलग रैपिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर हम कौन सा फोर्स उसके ऊपर रैप करते हैं पॉलीथीन तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो ईजिली उसके ऊपर स्लाइड हो रही है टेबल के ऊपर। बट अगर हम उस पर न्यूज़पेपर रैप कर रहे हैं तो थोड़ा सा फोर्स लग रहा है, और अगर बिल्कुल ही कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे तो ज़्यादा फोर्स लग रहा है। इससे क्या डिसाइड होता है कि जो हम सरफेस यूज़ कर रहे हैं दो चीज़ों का स्लिप करवाने के लिए, उसमें हमारा सरफेस सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव फैक्टर होता है। अब सबसे पहले ये देखो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। यहाँ से देखो
स्प्रिंग बैलेंस इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसको मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ होता है। जैसे कि आप देखते होगे वेट, ज़्यादा वेट मशीन होती है ना, अगर मान लो ये एज इट इज़ इसी कंडीशन में है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर मेजर करना है उसको वेट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हैंग कर देते हैं। बट अब ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसको हम ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम सरफेस पे यूज़ करेंगे, जैसे आपने ब्रिक खींचने के लिए किया है ऐसे यूज़ करना है। इससे ये भी पता चल जाता है कि हम कितना फोर्स यूज़ कर रहे हैं उस ब्रिक को आगे लाने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ कोल्ड स्प्रिंग, इसके अंदर क्या होती है, एक घुमावदार स्प्रिंग होती है, जैसे आपने पेन के अंदर स्प्रिंग देखी होगी, विच गेट्स स्ट्रेस्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। फोर्स कैसे अप्लाई होगा, अब कोई भी आप भारी चीज़ को इसके साथ खींच रहे हो तो वो स्प्रिंग तो सीधी होगी ना, जैसे आप पेन के अंदर से स्प्रिंग निकालते हो उसको हाथों के साथ खींचते हो तो वो स्ट्रेट हो जाती है ना। तो स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएट स्केल। तो जो आपका पॉइंटर देखो ये दिख रहा है, ये पॉइंट अगर मान लो वेट थोड़ा सा इतना है तो आपका पॉइंटर क्या है, यहाँ पे है। अगर मैं इस वेट को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा वेट, तो ये पॉइंटर आपका क्या थोड़ा सा क्या पता यहाँ तक आ जाए। तो इस पॉइंटर से पता चल जाता है कि वेट कितना है, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उस चीज़ को खींचने के लिए। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो जो ये रीडिंग होती है यहाँ पे देखो, तो ये क्या देता है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मान लो ये यहाँ पे 60 है तो मतलब कि 60 ग्राम का हम कोई भी वेट लगा रहे हैं उसको खींचने के लिए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो एक्टिविटी 12.3। देखो यहाँ पे 2 बच्चे खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बुक के साथ या कुछ भी ऐसे, और ये वुडन का एक तरह से बोर्ड लिया हुआ है और यहाँ पे एक मार्क लगाया हुआ है, और ये मार्क इसलिए लगाया गया क्योंकि ये यहाँ से कोई चीज़ इसके ऊपर स्लाइड करेंगे। तो स्लाइड करते करते इन्होंने क्या यूज़ किया है, स्लाइड के टाइम पे इन्होंने एक अलार्म का सेल यूज़ किया है और इन्होंने यहाँ पे रखा, जो यहाँ पे देखो बिल्कुल दिखाई दे रही है ना लाइट से, यहाँ से सेल रख के और अपने हाथों से छोड़ दिया, प्रेशर फोर्स नहीं लगाया, बस यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली ये स्लाइड वाला है तो ये चलता चलता कहाँ पे रुक गया आपका, 1 मिनट, तो ये कहाँ पे रेस्ट पे आ गया, इस पोजीशन पे रेस्ट पे आ गया। फिर इन्होंने सेम ही एक्टिविटी की बट वहाँ पे क्या यूज़ किया, उस टेबल के प्लेस पे उन्होंने एक क्लॉथ यूज़ किया, मतलब कि क्लॉथ कपड़े को बिछा दिया और फिर सेम उसी कंडीशन से उसने उस सेल को छोड़ा तो वो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे क्या फैक्टर था जो क्या कर रहा है, सेल की देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पे बिल्कुल हाफ किया। तो क्या मेन फैक्टर था जिसकी वजह से आपका सेल इतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया, तो यहाँ पे क्या मेन फैक्टर है, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस एट विच योर ऑब्जेक्ट इज स्लाइड, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है उसका सरफेस। अब देखो ये तो ये वाली एक्टिविटी हुई जिसमें हमने क्या किया, जिसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, हम सरफेस चेंज कर रहे हैं। ऊपर ब्रिक्स में हम ईंट को स्लाइड कर रहे थे, उसका सरफेस चेंज कर रहे हैं, मतलब कि दोनों के सरफेस मैटर रखते हैं, मतलब कि अफेक्ट करते हैं आपके फ्रिक्शन को। अगर दोनों के सरफेस बिल्कुल रफली होंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर दोनों के सरफेस स्मूथ हो गए तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो बेस्ट एग्जांपल ये है, आप बॉल को क्या करो, एक बिल्कुल कच्चे मैदान में रख दो और उसको थोड़ी सी किक करो, मतलब कि आपको याद रखना है कि हमने कितना किक किया, तो वो बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी। अगर उसी बॉल को आप कहीं प्लेन एरिया में यूज़ करते हो या सड़क पे यूज़ करते हो या आपके घर में फर्श के ऊपर यूज़ करते हो, तो आप उतने ही प्रेशर से उतने ही फोर्स से किक करना तो वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, हमारा फ्रिक्शन का रोल है। अब एक बार ये यहाँ से देखो, फ्रिक्शन इज कोज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट। मतलब फ्रिक्शन कहाँ से आता है, इरेगुलरिटीज़, मतलब कि उनका जो सरफेस होता है ना जहाँ से वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, जैसे सेल किसके ऊपर है, यहाँ टेबल के ऊपर है, यहाँ क्लॉथ के ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज़ आ गई। यहाँ पे क्या थी आपकी कम इरेगुलरिटी है क्योंकि दोनों स्मूथ है, यहाँ पे इरेगुलरिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि क्लॉथ थोड़ा सा रफ सा सरफेस होता है एज कम्पेयर टू टेबल। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ
माइन्यूट इरेगुलरिटी, मतलब कि जो सरफेस आपके स्मूथ होते हैं उनके अंदर बहुत ही कम इरेगुलरिटी होती है। तो जहाँ पे कम इरेगुलरिटीज़ होगी वहाँ पे फ्रिक्शन भी कम होगा, तो वो इजीली वहाँ से कोई भी चीज़ स्लिप कर जाती है। इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेस लुक इनटू वन अनदर, मतलब वो इरेगुलरिटी एक दूसरे को लॉक कर लेती है। आप ये वाला एग्जांपल देखो कि मान लो आपके दोनों हाथ हैं और आपने दोनों हाथों को इतने अच्छे से जकड़ लिया, तो मतलब कि वो हाथों की जकड़न क्या हो गई, एक तरह से इरेगुलरिटीज़ होगी, तो वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। लेकिन अगर आप क्लैपिंग की तरह एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखोगे तो कोई भी आपका कोहनी से पकड़ के आपके दोनों हाथों को अलग कर सकता है, क्योंकि आपने एक दूसरे के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, तो वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ क्या हुई, कम हुई। होप कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ रहा होगा। फ्रिक्शन बेटा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ये दिखाई नहीं देता, जस्ट आप फील कर सकते हो। वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग, मतलब कि हमें क्या करना पड़ता है, उस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। मतलब कि जितनी भी ज़्यादा नंबर ऑफ आपकी इरेगुलरिटीज़ होगी उतना ही ज़्यादा आपका फोर्स लगेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, दिस वन। अब देखो ये स्टूडेंट है, ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल हैवी बॉक्स है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो आपके घर में कोई भी फ्रिज है, तो आप इसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो आपको इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि ये अपने प्लेस से हिल जाए। लेकिन एक बार ये हिलना स्टार्ट हो गया तो फिर आपको कंटिन्यू फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बार इसको हिला के रुक जाओगे तो ये तो फिर दोबारा फिर रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी है। ऑब्वियसली आप इसको धक्का मारोगे तो ये चलता तो रहेगा नहीं। मतलब कि यहाँ पे दो, अब फ्रिक्शन भी टू टाइप्स में जाके चेंज हो गया। एक तो फ्रिक्शन होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दूसरा वाला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कितने टाइप के फ्रिक्शन आएंगे बेटा, यहाँ पे फ्रिक्शन भी टू टाइप्स में हो गया, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अब देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है जब हम द फोर्स, 1 मिनट, यहाँ पे द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि जब हमें कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव पे लेके आना पड़ता है, स्टेट चेंज हो रही है ना, रेस्ट से मूव पे लेके आना पड़ता है, तो जो वो हम फोर्स लगाते हैं ना, तो वो हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वो मूव हो रहा है, अब उस जो आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है वो मूव ही होता रहे, उसके लिए भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको एक बार स्टडी करो। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द instant an object start moving from rest is a measure of static friction, and on the other hand the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आप देखो, जैसे आप कार चलाते हो तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो तो कार थोड़ा सा ज़्यादा लोड लेती है, फिर आप उसके बाद वो थोड़ी सी सॉफ्टनेस से चलती है। तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम लेसन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।